हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रखो। इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ मैं मनीष यादव एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं कंप्यूटर स्पेशल के क्लास नंबर 6 में। और आज हम इससे पहले वाली क्लास में हम आउटपुट डिवाइस को ख़त्म किए थे और आज वाली क्लास में हम मेमोरी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मेमोरी इन ए कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर डाटा, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली और टेम्पोरली सो दैट दे कैन बी यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। मेमोरी इज यूज टू मतलब कि कंप्यूटर में मेमोरी का उपयोग अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से डेटा, कार्यक्रम और निर्देशों को उनको संग्रहित करने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें प्रसंस्करण के दौरान या बाद के समय में उपयोग किया जा सके। अगला जो हमारे पास मेमोरी में आता है पॉइंट वो है प्राइमरी और मेन मेमोरी। पहला जो है द मेमोरी यूनिट दैट कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एट ऑल टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी और मेन मेमोरी। मतलब कि वह मेमोरी जो डायरेक्टली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू से कनेक्ट होती है ऑल टाइम्स और कंप्यूटर से, वो प्राइमरी और मेन मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर पार्ट्स व्हिच आर कॉल्ड लोकेशन और सेल। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मेनी स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होती है जिसको हम लोकेशन या सेल कहते हैं। इन ईच लोकेशन अ सर्टेन बिट कॉल्ड, हर एक लोकेशन पे एक बिट होता है जिसको हम वर्ड लेंथ कहते हैं, मतलब वर्ड लेंथ वहां पे स्टोर होता है। और द कंप्यूटर में हैव ए वर्ड लेंथ ऑफ द 8, 16, 32 और द 64 बिट्स। द प्राइमरी मेमोरी स्पीड इज हाई बट इट स्टोरेज कैपेसिटी इज लिमिटेड एंड द प्राइस इज हाई। इसकी जो स्पीड होती है ज्यादा होती है, हाई होती है, बट इसकी जो स्टोरेज होती है लिमिटेड होती है और प्राइस भी बहुत ज्यादा होता है। प्राइमरी मेमोरी इज यूजुअली टेम्पोररी वोलेटाइल मेमोरी। व्हेन द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज स्टॉप्ड, the data stored in it is exhausted and register cache memory, ROM and RAM are example of the primary memory. Storing data in a location is known as write and read to get data from a location. Primary memory is primarily electronic or semiconductor memory. Among them, IC integrated circuit are used, which are made up of silicon chip. The credit for its development JS goes to silicon chips are mainly made up of gallium arsenide. यहाँ पे जो मेमोरी यूनिट जो सीधे केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई से जुड़ती है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ी होती है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाती है। प्राथमिक मेमोरी को कई छोटे भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें स्थान या सेल कहा जाता है। प्रत्येक स्थान में एक निश्चित बिट जैसे शब्द लंबाई कहा जाता है संग्रहित किया जा सकता है। कंप्यूटर की लंबाई 8, 16, 32 या 64 बिट्स हो सकती है। प्राथमिक मेमोरी गति अधिक है लेकिन इसकी भंडारण क्षमता सीमित है और कीमत अधिक है। प्राथमिक मेमोरी आमतौर पर अस्थायी स्थिर मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर को बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है तो इसमें संग्रहित डाटा समाप्त हो जाता है। रजिस्टर कैश मेमोरी और रैम प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। मतलब कि जब हमारा कनेक्शन कंप्यूटर से कट जाता है, बिजली कट जाती है, तो जो भी इसमें जो डेटा होता है वो मतलब रिमूव हो जाता है और किसी स्थान में डेटा संग्रहित करने लिखे और किसी स्थान से डेटा प्राप्त करने के लिए पढ़े। प्राथमिक मेमोरी मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। उनमें से आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है जो सिलिकॉन चिप से बने होते हैं और इसके विकास का श्रेय जेएस किल्बी को जाता है। सिलिकॉन चिप्स मुख्य रूप से गैलियम आर्सेनाइड से बने होते हैं। अब यहाँ पे जो सेकेंड मेमोरी है हमारे पास वो है सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। बहुत लार्ज अमाउंट में अगर हमें डाटा स्टोर करना है तो हम सेकेंडरी मेमोरी को यूज करते हैं। इट इज यूजुअली लोकेटेड आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। परमानेंट मेमोरी, इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड बट द डाटा ट्रांसफर स्पीड इज स्लो। इसकी जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड होती है स्लो होती है। इट इज मेनली यूज टू स्टोर बैकअप डाटा। ऑक्सिलरी मेमोरी इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी
in which data remains even when the power supply is turned off. After saving the data in a computer, it is stored in the supporting memory itself. It is a cheap and popular medium of the data and software storage. Its storage capacity is very high, but the time taken to get the data is more. Magnetic tapes, magnetic disk, floppy disks, hard disks, optical disks, CD, DVD, Blu-ray disc are example of auxiliary memory. मतलब कि जो फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, Blu-ray सभी इसी के एग्जाम्पल हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी के या सेकेंडरी मेमोरी के। माध्यमिक मेमोरी का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा और जानकारी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होती है। अस्थायी स्मृति, इसकी भंडारण क्षमता लगभग असीमित है, लेकिन डेटा ट्रांसफर करने की गति धीमी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बैकअप डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सहायक मेमोरी एक गैर वाष्पशील मेमोरी है जिसमें बिजली की आपूर्ति बंद होने पर भी डेटा बना रहता है। कंप्यूटर में डाटा को सहेजने के बाद यह सहायक मेमोरी में ही संग्रहित होता है। यह डेटा और सॉफ्टवेयर स्टोरेज का एक सस्ता और लोकप्रिय माध्यम है। इसकी भंडारण क्षमता बहुत अधिक है, लेकिन डेटा प्राप्त करने में लगने वाला समय अधिक है। चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD और ब्लू-रे डिस्क सहायक स्मृति के उदाहरण हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि the more bits the word length in the memory has, the higher the speed of the data transfer to the computer. Therefore, in a machine, when you increase the word length, his speed increase. Frying of word length and can be done by road. The road will be as wide, the higher speed. मतलब कि मेमोरी में शब्द की लंबाई जितनी अधिक होगी, कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर की गति उतनी ही अधिक होगी। इसलिए एक मशीन में जब आप शब्द की लंबाई बढ़ाते हैं, उसकी गति बढ़ जाती है। और शब्द की लंबाई को सड़क के द्वारा किया जा सकता है। सड़क जितनी चौड़ी होगी, गति जितनी अधिक होगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी, ये भी नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल मेमोरी होती है। और the memory unit in which data remains even when the existing supply is shut down is called static or non-volatile memory. On the other hand, the memory unit in which the stored data is destroyed when the power supply is turned off, it's called volatile memory. Generally, primary memory is volatile and auxiliary memory is non-volatile memory. Primary memory volatile memory होती है और जो हमारी auxiliary memory होती है वो non-volatile memory होती है। An exception to this is read-only memory, which is a permanent primary memory. अस्थाई या अस्थाई मेमोरी, गैर वाष्पशील या अस्थिर मेमोरी, वह मेमोरी यूनिट जिसमें डेटा तब भी बना रहता है जब मौजूदा आपूर्ति बंद हो जाती है, स्थिर या गैर वाष्पशील मेमोरी कहलाती है। दूसरी ओर मेमोरी यूनिट जिसमें बिजली की आपूर्ति बंद होने पर संग्रहित डाटा को नष्ट कर दिया जाता है, वो अस्थिर मेमोरी कहा जाता है। आमतौर पर प्राथमिक मेमोरी अस्थिर होती है, जबकि सहायक मेमोरी गैर वाष्पशील मेमोरी होती है। इसका एक अपवाद रीड ओनली मेमोरी है, जो एक अस्थाई प्राइमरी मेमोरी है। और रैंडम और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, इन मेमोरी डाटा इज स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशन। अ मेमोरी यूनिट दैट टेक्स अ सिमिलर अमाउंट ऑफ द टाइम टू रीड और स्टोर डाटा स्टोर एट एनी लोकेशन इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी और सेमी कंडक्टर मेमोरी आर यूजुअली रैंडम एक्सेस मेमोरी। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम एंड रैम आर द एग्जांपल ऑफ random access memory. If the data of the memory can be read sequentially one by one, then it is called sequential access memory. Magnetic tape is an example of sequential access memory. The time taken to read or store data at any location in the magnetic disk or the optical disk is not equal but is almost the same. It can be directly accessed from any location. Hence they are called pseudo random access memory or direct access memory. Floppy disks, hard disks, CD, DVD, Blu-ray disks are example of the direct access memory. इसी को हम यहाँ पे हिंदी में समझते हैं। रैंडम या अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी स्मृति में डाटा विभिन्न स्थानों पर संग्रहित किया जाता है। एक मेमोरी यूनिट जो किसी भी स्थान पर संग्रहित डेटा को पढ़ने या संग्रहित करने के लिए समान समय लेता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। प्राथमिक या अर्धचालक मेमोरी आमतौर पर रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी उदाहरण हैं। यदि किसी मेमोरी के डाटा को क्रमिक रूप से एक करके पढ़ा जा सकता है तो इसे अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। चुंबकीय टेप अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी का एक उदाहरण है।
चुंबकीय डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क में किसी भी स्थान पर डेटा पढ़ने या संग्रहित करने के लिए लिया गया समय बराबर नहीं है लेकिन लगभग समान है। इसे सीधे किसी भी स्थान से पहुंचा जा सकता है, इसलिए उनमें छद्म रैंडम एक्सेस मेमोरी या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण हैं। अगला जो हमारे पास आता है वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, और दिस इज अ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी इन विच द स्टोर्ड डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर नॉट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड। इसमें जो डेटा स्टोर होता है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, ना ही चेंज होता है। द इंफॉर्मेशन इन द रोम इज फिल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन। इसमें जो इंफॉर्मेशन फिल्ड किया जाता है सिर्फ क्रिएशन के टाइम पे ही इसमें फिल्ड किया जाता है। एंड द कंप्यूटर कैन ओनली रीड देम, कैन नॉट चेंज देम। कंप्यूटर सिर्फ इसको पढ़ सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, इसीलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। और ROM is also known as built-in memory of the computer, इसे built-in memory of computer भी कहा जाता है। और information remains in the ROM even after the computer supply is stopped। कंप्यूटर की सप्लाई जब स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, रुक जाती है, उसके बाद भी इंफॉर्मेशन इसमें सेव रहता है। और the ROM is made from a semiconductor device, ये semiconductor device से बना होता है। So it is called electronic और the semiconductor memory, इसे हम electronic या semiconductor memory भी कहते हैं। The ROM is used to store program and data of a permanent nature. The necessary information such as instruction set and system boot program is stored in the ROM to start the computer, जिसमें कि इंस्ट्रक्शन सेट्स और सिस्टम बूट प्रोग्राम हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं उसके लिए हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर हम बेसिकली जो इसमें इंस्टॉल किए रहते हैं, ड्राइवर होता है और बूट सेक्शन का जो भी हमारे पास प्रोग्राम होता है, सब कुछ हमारे रोम में ही होता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। द रोम कंटेन ए बायोस, basic input output system that ran post power on self test program when the computer started। non volatile memory ROM केवल पढ़ने के लिए मेमोरी, यह एक गैर वाष्पशील इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा और जानकारी स्वचालित रूप से नष्ट नहीं होती और इसे बदला नहीं जा सकता। ROM में जानकारी केवल निर्माण के समय भरी जाती है और कंप्यूटर केवल उन्हें पढ़ सकता है और उन्हें बदल नहीं सकता, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रोम को कंप्यूटर की मेमोरी में निर्मित के रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर की आपूर्ति बंद होने के बाद भी रोम में जानकारी रहती है और रोम को सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनाया जाता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। रोम का उपयोग प्रोग्राम और अस्थायी प्रकृति के डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। निर्देश सेट और सिस्टम बूट प्रोग्राम जैसी आवश्यक जानकारी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए रोम में संग्रहित की जाती है। रोम में एक बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो कंप्यूटर के चालू होने पर स्वयं परीक्षण कार्यक्रम पर पोस्ट पावर चलाता है। अगला जो हमारे पास आता है वो है PROM, इसको हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ द रोम इन विच यूजर फ्रेंडली डाटा कैन बी प्रोग्राम बाय ए स्पेशल प्रोसेस। द रोम कंसिस्ट ऑफ द थाउजेंड ऑफ द डायोड्स विच आर फ्यूज्ड विथ हाई वोल्टेज टू रिकॉर्ड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। वंस प्रोग्राम इट बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल रोम, मतलब कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है यह एक विशेष प्रकार की रोम है जिसमें उपयोगकर्ता के अनुकूल डेटा को एक विशेष प्रक्रिया द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है। और प्रोम में हजारों डायोड होते हैं जो वांछित जानकारी दर्ज करने के लिए उच्च वोल्टेज के साथ जुड़े होते हैं। एक बार क्रमादेशित यह एक सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। अगला हमारे पास जो रोम है वो है EPROM, इसको हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ऑन दिस टाइप ऑफ द रोम अ न्यू प्रोग्राम कैन बी रिटन बाय रिमूविंग द ओल्ड प्रोग्राम। इस टाइप के रोम में हम नए प्रोग्राम को लिख सकते हैं पुराने प्रोग्राम को रिमूव करके विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेंट रेज। अल्ट्रा वायलेंट किरण के मदद से हम इसमें पुराने जो प्रोग्राम है उसको रिमूव करके नए प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। फॉर दिस, इसके लिए द EPROM हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द सर्किट, जो EPROM को है सर्किट से निकालना पड़ेगा। और इट इज आल्सो नोन एज अल्ट्रा वायलेट EPROM, इसको हम अल्ट्रा वायलेट EPROM भी कहते हैं।
ईपी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इस प्रकार की रोम पर पराबैंगनी किरणों की मदद से पुराने प्रोग्राम को हटाकर एक नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसके लिए ईपी रोम को सर्किट से हटाना होगा। इसे अल्ट्रावायलेंट ईपी रोम के रूप में भी जाना जाता है। अगला जो हमारे पास है डबल ईपी रोम, और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अ न्यू प्रोग्राम कैन बी रिटन बाय रिमूविंग द ओल्ड प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ द हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विदाउट रिमूविंग सच रोम। इसमें क्या होता है कि हम बिना रोम को सर्किट से निकाले ही डाटा को, इसमें नए डाटा को ऐड कर सकते हैं। इट इज मेनली यूज इन रिसर्च, ये सबसे ज्यादा रिसर्च में यूज होता है। और करेंटली द यूज ऑफ द डबल ईपी रोम एज ऑक्सिलरी मेमोरी इज इंक्रीजिंग। इसका जो यूज है ऑक्सिलरी मेमोरी के तौर पे बढ़ता जा रहा है। इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लैश मेमोरी, इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। पेन ड्राइव इज अ गुड एग्जांपल, पेन ड्राइव भी इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। और दिस टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी इज बीइंग यूज इन द मेनी मॉडर्न डिवाइस। ये आजकल के जो भी मॉडर्न डिवाइस है इसमें इस तरीके की मेमोरी यूज हो रही है, जैसे कि डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। इट इज एन इनएक्सपेंसिव डिवाइस, ये है कि इनएक्सपेंसिव डिवाइस है, हैज द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट डाटा इवन इन द ऑड सिचुएशन, किसी भी ऑड सिचुएशन में डाटा को प्रोटेक्ट करने की क्षमता रखता है। और फ्लैश मेमोरी इज द पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो है पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जिसमें रोम और रैम दोनों की फीचर होती है। अगला हमारे पास, इसी को हमने हिंदी में लिखा है, विद्युत रूप से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सर्किट से ऐसे रोम को हटाए बिना उच्च विद्युत क्षमता की मदद से पुराने प्रोग्राम को हटाकर एक नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। यह मुख्य रूप से अनुसंधान में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में सहायक मेमोरी के रूप में डबल ईपी रोम का उपयोग बढ़ रहा है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। पेन ड्राइव इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का उपयोग कई आधुनिक उपकरण जैसे डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन आदि में किया जा रहा है। यह एक सस्ती डिवाइस है और इसमें विषय परिस्थिति में भी डाटा को सुरक्षित रखने की क्षमता है। फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें रोम और रैम दोनों शामिल हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज ए फास्ट सेमीकंडक्टर मेमोरी मेड ऑफ माइक्रोचिप्स। इन दिस द डाटा एक्सेस टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डाटा। दिस मीन्स that no matter where the information is located in the RAM, it take an equal amount of the time to read. The desired information can be read directly by randomly reading the information in the random access memory. It is a volatile memory where data and information are kept temporarily, or information stored in it can be changed. The power stored in the RAM is exhausted when the power supply of the computer is turned off. Before processing data and instructions are fetched from the supporting memory and stored in the RAM. The CPU receives data from the RAM itself. After the process, the final and interim result are also temporarily stored in the RAM. That is why RAM is called working memory of a computer. इसको हम समझते हैं हिंदी में। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम माइक्रोचिप से बना एक तेज अर्धचालक मेमोरी है। इसमें डेटा एक्सेस समय डेटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब यह है कि कोई भी जानकारी जहां रैम में स्थित है उसे पढ़ने में बराबर समय लगता है। वांछित जानकारी को रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को बेतरतीब ढंग से पढ़कर सीधे पढ़ा जा सकता है। यह एक अस्थिर मेमोरी है जहां डेटा और सूचना को अस्थायी रूप से रखा जाता है। इसमें संग्रहित जानकारी को बदला जा सकता है। जब कंप्यूटर की बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है तो रैम में संग्रहित शक्ति समाप्त हो जाती है। प्रसंस्करण से पहले डेटा और निर्देश सहायक मेमोरी से प्राप्त किए जाते हैं और रैम में संग्रहित होते हैं। सीपीयू रैम से ही डेटा प्राप्त करता है। प्रक्रिया के बाद अंतिम और अंतरिम परिणाम भी रैम में अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। यही कारण है कि रैम को कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक टाइप ऑफ रैम में यस रैम है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और Yes, RAM is random access memory that retain data bits in its memory as long as power is being supplied. Unlike dynamic RAM, which store bits in cell consisting of capacitor and transistor, yes, RAM does not have to be periodically refreshed. Static RAM provide faster access to data and more expensive than the DRAM. Yes, RAM is for the computer cache memory as a part of the random access memory digital to analog converter on a video card. डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी को हमने हिंदी में लिखा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी
वह रैम है जो डेटा बिट्स को अपनी मेमोरी में बनाए रखता है जब तक कि बिजली की आपूर्ति की जा रही है। डायनेमिक रैम के विपरीत जो एक संधारित एक और ट्रांजिस्टर से युक्त कोशिकाओं में बिट्स को स्टोर करता है, और यस रैम को समय समय पर ताजा नहीं करना पड़ता है। स्टैटिक रैम डाटा तक तेजी से पहुंच प्रदान करता है और डी रैम से अधिक महंगा है, और यस रैम का उपयोग कंप्यूटर की कैश मेमोरी और वीडियो कार्ड पर रैंडम एक्सेस मेमोरी डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर के भाग में रूप में किया जाता है। आप देखते होंगे जैसे फोन में भी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, हम काम करते हैं, हम उसमें काम करते हैं, तो अब जब आप अपने सेटिंग में जाएंगे, फोन के सेटिंग में, और वहां पे किसी के फोन में ऐप मैनेजमेंट लिखा रहता है, तो उसमें ऐप मैनेजमेंट जब आप जाएंगे तो उस पर्टिकुलर जब ऐप को ओपन करेंगे तो वहां पे फोर्स स्टॉप रहता है, एक रहता है क्लियर डाटा और एक रहता है क्लियर कैश। क्लियर कैश का मतलब कि अभी तक उसमें रिसेंटली जो भी आपने वर्क किया है तो उसकी कुछ मेमोरी होती है, फाइल होती है जो कि कैश मेमोरी में जाके सेव होती है, और हम क्लियर कैश कर देते हैं, क्लियर डाटा मार देते हैं, तो फिर से हमारा जो है ऐप रिस्टोर हो जाता है, और बाय डिफॉल्ट जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं उस तरीके का हमें दिखने लगता है। और बेसिकली हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम को क्लियर डाटा और क्लियर कैश सॉल्व भी कर देता है। अगर नॉर्मल फोन में आपका रैम कमजोर है, प्रोसेसर कमजोर है, या किसी अन्य प्रकार से आपके फोन में किसी पर्टिकुलर ऐप को चलाने में प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहला जो यूजर करता है कि रिफ्रेश करेगा फोन को, एंटीवायरस है तो स्कैन करेगा, एयरप्लेन मोड में करेगा, स्विच ऑफ करेगा। उसके बाद भी नहीं होता है तो हम यही फार्मूला को अप्लाई करते हैं कि फोर्स स्टॉप कर दें, क्लियर डाटा क्लियर कैश कर दें, कि रैम जो भी वो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो एकदम अच्छे से फ्रेश हो जाए, उसके बाद बाय डिफॉल्ट हम जैसे नया इंस्टॉल करते हैं उस तरीके से वो काम करने लगेगा। तो ये इस तरीके का जो टेक्नोलॉजी होती है कैश मेमोरी की होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कैश मेमोरी, द स्पीड ऑफ रिसीविंग डाटा फ्रॉम मेमोरी इज मच स्लोअर देन द सीपीयू प्रोसेसिंग डाटा। कैश मेमोरी इज यूज्ड टू ओवरकम दिस स्पीड मिसमैच बिटवीन मेमोरी प्रोसेसर। इट इज वेरी फास्ट मेमोरी between the primary memory and the CPU, where frequently used data and instruction are stored, and processor speed increase as a cache memory and speed up faster. The cache memory is directly connected to the CPU. There is no need to use the system bus of the computer motherboard to carry information from cache memory to CPU. Hence, the speed of the data transfer is the fast. Cache memory acts as a buffer between the CPU and the main memory. The size of the cache memory commonly used in a computer can range from the 256 KB to 4 MB megabytes. And cache memory में डेटा प्राप्त करने की गति CPU प्रोसेसिंग डेटा की तुलना में बहुत धीमी है। कैश मेमोरी का उपयोग मेमोरी प्रोसेसर के बीच इस गति मेल को दूर करने के लिए किया जाता है। यह प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच बहुत तेज मेमोरी है जहां अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देश संग्रहित होते हैं। जैसे जैसे कैश मेमोरी की गति तेज होती है, प्रोसेसर की गति बढ़ जाती है। कैश मेमोरी सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। कैश मेमोरी से सीपीयू तक जानकारी ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए डेटा ट्रांसफर की गति तेज है। कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कैश मेमोरी का आकार 256 KB से लेकर 4 MB तक हो सकती है। और यहाँ पे अगला जो हमारे पास है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। इन दिस द डिजायर्ड डाटा कैन बी रीड सिक्वेंटली। दिस पार्ट टेक मोर टाइम टू रीड डाटा फ्रॉम दिस मेमोरी। फॉर दिस रीजन इट इज यूज्ड इन अ प्लेस वेयर ऑलमोस्ट ऑल डाटा नीड टू बी प्रोसेस्ड सच एज अ पेरोल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। अनुक्रमिक असफल मेमोरी, इसमें वंचित डेटा को क्रमिक रूप से पढ़ा जा सकता है। इस हिस्से को इस मेमोरी से डेटा पढ़ने से अधिक समय लगता है, इस कारण से इसका उपयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां लगभग सभी डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि पेरोल, बिजली बिल एक्सेट्रा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो थोड़ा बहुत और एक दो ठो मेमोरी बची हैं, मेमोरी में जो भी पोर्शन बचा है उसको कल हम देखेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि आप रैम में नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, DDR3, DDR4। तो DDR का मतलब क्या होता है, DDR क्यों लिखा होता है रैम का मतलब? यहाँ पे DDR का मतलब ये होता है कि डबल डाटा रेट। मतलब कि जैसे अगर कोई आप देखते होंगे कि हमारे कंप्यूटर में 2 GB की मेमोरी लगी है, हम फिर भी अगर 4 GB की मूवी अगर ओपन करते हैं तो कैसे ओपन हो जाता है?
तो DDR जो होता है रैम, DDR रैम का मतलब इसी तरीके का से वो काम करता है कि अपने से डबल वो डेटा को लेके चलता है। अगर 2 GB का रैम है तो 4 GB के डाटा तक को खोलने की क्षमता रखता है, लेकिन उससे बड़ा है तो भी वो ओपन करता है पार्ट वाइज। जब ऐसा तो है नहीं कि आप 4 घंटे की वीडियो एक ही बार में देखेंगे, तो जब आप आगे का पोर्शन देख रहे हैं तो पीछे से वो हटाता जाएगा, उसके बाद जब पीछे आप बैक करेंगे तो आगे से हटा के पीछे का डाटा शिफ्ट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से DDR का सिस्टम है, काम करता है। तो DDR के बारे में और भी आपकी जो भी जानकारी होगी, क्वेरी होगी, आप एक बार कमेंट में जरूर हमें मैसेज करिएगा। और आज के लिए इतना रखते हैं। इससे पहले इसमें कुछ इमेज है जो आपको हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आज हम PDF में इमेज नहीं लगाए थे, अलग से भी इमेज रखे हैं हम। यहाँ पे जैसे PROM चिप है, ये हार्ड डिस्क है, इसी तरीके से ब्लू-रे डिस्क है, CD DVD है, DVD है, पेन ड्राइव था, इसी तरीके से यहाँ पे ये है जो स्टैटिक रैम है, और यहाँ पे कैश मेमोरी, और ये यहाँ पे मतलब CD-ROM और मैग्नेटिक टेप है। इस तरीके से यहाँ पे DMA कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इस तरीके से मैंने बहुत सारी इमेज इसमें रखा है, आप देख सकते हैं। आज मैंने PDF में नहीं लगाया था इसको, इसीलिए सोचा कि आपको दिखा दें। और हाँ, एक यहाँ पे हमें मैसेज आया था, कोई हमारा व्यूअर था जिसने मैसेज किया था कि मतलब कि हम आधा घंटा या 15 मिनट की क्लास लेते हैं, लेकिन फिर भी वो टॉपिक कवर हो जाता है। और बहुत सारे हम ऑनलाइन क्लास में देखते हैं कि सेम टॉपिक और सेम पॉइंट के साथ वो 1 घंटा 1.5 घंटा वीडियो चलती रहती है, और पढ़ाया उतना ही जाता है कि जितना मैं वीडियो में कवर करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ आप जानकारी लेने के लिए आते हैं। अगर जो भी मैं यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट मैटर है, जो भी यहाँ पे मैं PDF में जितना मैटर लिखा हूँ, उतना मैटर को मैं चाहूँ तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से खींच सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई भी पर्पज ऐसा नहीं है कि सिर्फ फालतू स्टूडेंट का यहाँ पे टाइम खराब किया जाए, डेटा बर्बाद कराया जाए और अपना व्यूज बढ़ाया जाए। इस तरीके का कोई मानसिकता नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे नॉलेज को गेन करने के लिए आ रहे हैं, तो प्रॉपर आप उतना टाइम में जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं हमारे चैनल पे, कुछ न कुछ सीख के जाएं। तो आज वाली क्लास में बस इतना रखते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपकी क्वेरी इंक्वायरी कुछ भी होती है तो। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सारी PDF वहाँ पे अपलोड होती हैं। और हमारे चैनल कंप्यूटर नगर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर भी अपडेट है, वहां से आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।